दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ, खुश और अपनी लाइफ को पूरी पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप अपनी हेल्थ, फैमिली और स्टडी का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और साथ ही अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने के साथ साथ पीस और अवेयरनेस फैलाने में भी अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी को आसान और स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े, जहाँ आपको मिलेंगे ऐसे एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट टिप्स और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पीडीएफ मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सीमांकन का क्या अर्थ है? लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं तय करना ताकि जनसंख्या के अनुसार समान प्रतिनिधि सुनिश्चित हो सके। भारत में सीमांकन आयोग कितनी बार बना? भारत में अब तक 4 बार सीमांकन आयोग बन चुका है। 1992 में, 1963 में, 1973 में और 2002 के अंदर, यानी 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन हमारा बन चुका है। नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो, सीमांकन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो अगर आपने कल वाली वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाओगे। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी पूरी वीडियो को आप अच्छे से सुने और ध्यान से सुने, तभी आप सभी क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे। अनुच्छेद, इसका आंसर है अनुच्छेद 82 लोकसभा सीटों का सीमांकन, और अनुच्छेद 170 है वो विधानसभा में सीटों का सीमांकन करता है। यानी 82 है वो केंद्र सरकार के लिए और जो 170 है वो राज्य सरकार के लिए है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, सीमांकन आयोग के निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, यानी दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती? तो इसका आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर है नहीं दी जा सकती। यानी उसकी जो आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो बाध्यकारी होती है, सिफारिशी। आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। नंबर 5 जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 का क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है, इस संशोधन से लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या 2001 तक फ्रीज कर दी गई थी। इसका उद्देश्य जो था वो था जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, सीमांकन और महिला आरक्षण का संबंध क्या है? तो इसका उत्तर है महिला आरक्षण 33% लागू करने के लिए। इसके अलावा नई जनगणना और सीमांकन आवश्यक है इसके लिए, इसलिए दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। कल हमने डिस्कशन किया था कि पहले जब जनगणना होगी उसके बाद सीटों का निर्धारित होगा, फिर उसी के बाद 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है, सीमांकन से कौन सा बड़ा विवाद जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर है दक्षिण विवाद, यानी उत्तर बनाम दक्षिण, इससे विवाद जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कंट्रोल हो चुकी है जबकि उत्तर भारत की पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से सीटों के बंटवारे को लेकर ये विवाद बना हुआ है। उत्तर भारत में अधिक जनसंख्या है, अधिक सीटें इससे हो सकती हैं, जबकि दक्षिण भारत में कम जनसंख्या है, जिससे कम सीटें हो सकती हैं। अब आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कितनी सीटें हैं लोकसभा की अभी भारत में संसद में, और जनसंख्या के बाद कितनी सीटें होने की संभावना है। नंबर 8 इस क्वेश्चन है, सीमांकन के मुख्य लाभ क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, समान प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र की मजबूती, जनगणना के अनुसार सीटों का वितरण करना, इसके अलावा महिला आरक्षण लागू करने में ये मदद करता है। नंबर 9 जो क्वेश्चन है दोस्तों, सीमांकन की मुख्य समस्याएं क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय असंतुलन, जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान हो सकता है, राजनीतिक विरोध बढ़ सकता है, प्रशासनिक कठिनाइयां हो सकती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो, वर्तमान में सीमांकन पर सरकार क्या रुख है? तो इसका उत्तर है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।
अब हम यूपीएससी के जो मेन क्वेश्चन है, जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे और आप इनका आंसर लिख के मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपस में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, तो आपको वहाँ पे डिस्कस करने में हेल्प मिलेगी। सीमांकन भारत के संघीय ढांचे के लिए अवसर और चुनौती दोनों है। आप इसके ऊपर टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। अगर आपको सच में यूपीएससी निकालना है तो आप हर रोज एक या दो क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। इससे आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी और एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एफआईआर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी एफआईआर केवल पीड़ित व्यक्ति ही दर्ज करा सकता है, एफआईआर केवल कॉग्निजेबल ऑफिसर पर ही दर्ज होती है, इसके अलावा एफआईआर दर्ज करने से पुलिस जांच आरंभ कर सकती है। यानी इसका सही विकल्प चुनिए आप। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2 और 3 सही है। 2 यानी केवल कॉग्निजेबल ऑफिस पर ही दर्ज होती है यह, और 3 इसका एफआईआर दर्ज करने से पुलिस जांच प्रारंभ कर सकती है। तो इसका सही विकल्प 2 और 3 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एफआईआर दर्ज करने की बाध्यता किस धारा में दी गई है? तो ऑप्शन ए है धारा 154 सीआरपीसी, ऑप्शन बी धारा 164 सीआरपीसी, ऑप्शन सी धारा 197 सीआरपीसी, ऑप्शन डी 190 सीआरपीसी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यानी धारा 154 सीआरपीसी की जो धारा 154 है वो एफआईआर दर्ज करने की बाध्यता प्रदान करता है। इसके अलावा जीरो एफआईआर का तात्पर्य क्या है? तो नंबर ए ऑप्शन है एफआईआर जो असत्य पाई गई हो, नंबर बी एफआईआर जिसमें गवाह न हो, नंबर सी एफआईआर जो किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती हो, नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एफआईआर जो किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती हो। अगला क्वेश्चन है, एफआईआर से जुड़ा कौन सा अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा ललिता कुमारी केस में निर्धारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है कॉग्निजेबल ऑफिस में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिकता से संबंधित जो प्रीलिम्स में आएंगे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में दी गई है? तो नागरिकता कौन से भाग में दी गई है? ये बहुत ही इजी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। आप इसको बता सकते हैं भाग 4, 2 या फिर 9 या फिर 12। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भाग 2। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दोहरी नागरिकता क्यों लागू नहीं होती? तो संविधान में स्पष्ट रूप से निषेध है अनुच्छेद 9 के अकॉर्डिंग। यानी इसका सही उत्तर ए है, अनुच्छेद 9 के अकॉर्डिंग भारत में एकल नागरिकता है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 किन देशों से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लागू होता है? तो ये 3 देशों के लिए किया गया था जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। तो वहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ से मुस्लिमों को छोड़कर, क्योंकि ये देश मुस्लिम बहुराज्य हैं और मुस्लिम ही यहाँ का मुस्लिम राष्ट्र है, इसलिए यहाँ मुस्लिमों को छोड़कर बाकी जितने धर्म हैं और धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश होगा। अब डिस्कस करेंगे दोस्तों यूपीएससी मेंस से रिलेटेड जो टॉपिक है, जीएस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आंसर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। एफआईआर पर संभावित मेंस में जो प्रश्न आ सकते हैं उनका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस का वैधानिक दायित्व है। संबंधित विधानों और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के साथ आप स्पष्ट कीजिए। तो इसकी धारा 154 CRPC, 0 एफआईआर, ललिता कुमारी, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं और आप सही आंसर लिख सकते हैं। नंबर 2, राजनीतिक व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज होने से उनकी सामाजिक राजनीतिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप इसका डिटेल से विश्लेषण कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एफआईआर प्रणाली में सुधार हेतु क्या परिवर्तन आवश्यक है? आप इससे संबंधित सुझाव दीजिए। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनकी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नागरिकता पर मेंस
उच्च स्तरीय प्रश्न अब हम डिस्कस करेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने की विभिन्न प्रावधानों की चर्चा कीजिए। अगला, CAA 2019 से भारत की नागरिकता नीति में क्या परिवर्तन आए, इसके सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों की विवेचना कीजिए। अनुच्छेद 9 दोहरी नागरिकता को प्रतिबिंब करता है, इसके पीछे संवैधानिक और प्रशासनिक तर्कों को स्पष्ट कीजिए आप। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पाक विभाजन ने भारतीय नागरिकता के स्वरूप को किस प्रकार प्रभावित किया, अनुच्छेद 6 से 7 संदर्भ पे प्रकाश डालें। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं या PCS में भी आने वाले जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। जीरो FIR क्या है, इसके लाभ और सीमाओं के उदाहरण सहित समझाइए। नंबर 2, राज्य पुलिस FIR दर्ज करने से मना करे तो नागरिक के पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। तो जिला जज, SP, धारा 156 क्लॉज 3 और CRPC। भारत में नागरिकता के संबंध में संविधान और संसद की शक्तियों की तुलना कीजिए। जन्म से नागरिकता और प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता में अंतर लिखिए। अब अगले जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो अभी हमने हाल ही में देखा कि पंजाब में रेल रोको आंदोलन चल रहा है किसानों के द्वारा, तो उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो अभी आप सभी क्वेश्चन के आंसर इजीली दे पाएंगे। रेल रोको आंदोलन में किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक रोकना किस कानून के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रेलवे एक्ट 1989, इंडियन पेनल कोड IPC, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसका सही आंसर है 1 और 2, यानी रेलवेज एक्ट 1989 और IPC इंडियन पेनल कोड। अगला जो क्वेश्चन है, रेलवेज एक्ट 1989 किस धारा में रेल संचालन में बाधा अपराध माना जाता है। तो धारा 144, धारा 174, धारा 283, धारा 151। तो इसका सही आंसर है B, यानी धारा 174। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विरोध प्रदर्शन पर राज्य सरकार अनुच्छेद 19 पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस आधार पर लगा सकती है। तो सॉवर्जिनिटी एंड इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी सभी सही हैं इसके। जीरो FIR किस स्थिति में दर्ज की जाती है, जब मामला रेलवे का हो, जब FIR दर्ज ना हो, इसके अलावा जब कोई भी थाना किसी भी क्षेत्राधिकार के बिना बाधा FIR दर्ज कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक FIR। तो इसका सही आंसर है C, जब कोई भी थाना किसी भी क्षेत्राधिकार से बिना बाधा FIR दर्ज कर सकता है। सही आंसर है इसका C। अब अगला क्वेश्चन है, किसानों के MSP से संबंधित सही कथन को चुनिए। तो पहला ऑप्शन है जो MSP आयोग की अनुशंसा पर घोषित होती है। नंबर 2 जो ऑप्शन है वो MSP कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ऑप्शन 3 MSP 23 फसलों पर लागू होती है। तो इसका सही आंसर है वो 1 और 3, यानी MSP आयोग की अनुशंसा पर घोषित होता है। नंबर 3 MSP 23 फसलों पर लागू होती है। तो इसके 1 और 3 सही हैं, बाकी 2 गलत है। इसके अलावा MSP कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी रेलवे प्रोटेस्ट में कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है। तो RPF की, रेलवे पुलिस फोर्स की, पंजाब पुलिस या स्टेट पुलिस की, आर्मी की, CBI की। तो इसका सही आंसर है B, यानी स्टेट पुलिस की। पंजाब में भी आंदोलन चल रहा है तो वहां पे पंजाब पुलिस की इसकी जिम्मेदारी है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो UPSC GS मेंस के अंदर आते हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको UPSC एग्जाम हॉल में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वहाँ पे आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी, आप इजीली सिलेक्शन ले पाओगे। तो रेल रोको आंदोलन सार्वजनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच टकराव को दर्शाता है। आप इसकी 250 शब्दों में चर्चा करें। आप यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट दिए हैं, आप इनको अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। रेल रोको आंदोलन, किसान रेलवे ट्रैक रोककर अपनी मांगे उठाते हैं। यह आर्टिकल 19 क्लोज A सब क्लोज 1 और सब क्लोज A, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज B के तहत अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज 2 और 19
क्लॉज 3 में पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी और सॉवर्जिनिटी के आधार पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। रेल रोकने से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, आवश्यक वस्तुओं, कोयला, दवाइयों की डिलीवरी पर असर पड़ता है, स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, यात्रियों को असुविधा होती है, आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा और भी काफी सारी समस्याएं होती हैं। कानून व्यवस्था का संकट आता है। कानूनी रूप से रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 174, आईपीसी की धारा 141, 149 अवैध जमाव, आईपीसी की धारा 341 मार्ग रोक को लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस ने कहा कि पब्लिक स्पेस को लंबा कब्जा स्वीकार्य नहीं है, पर पीसफुल प्रोटेस्ट आवश्यक है। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे। आप इनके पॉइंट को ऐड करते हुए अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है यानी निष्कर्ष है वो समाधान, स्वार्थ, मध्यस्थता सही होनी चाहिए, एमएसपी नीति में स्पष्टता होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसानों ने रेल रोको आंदोलन के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का प्रशिक्षण कीजिए। 250 शब्दों में या फिर 150 शब्दों में आप इसका आंसर दे सकते हैं। इससे संबंधित जो मेन पॉइंट है, ग्रामीण असंतोष बढ़ना, किसान और सरकार विश्वास घटता है, मंडी और बाजार प्रभावित होते हैं, उद्योगों के लिए कच्चे माल में देरी होती है, आपूर्ति श्रृंखला टूटती है, राज्यों को आर्थिक घाटा होता है, समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है। ये सब बातें हमने कल अच्छे से डीपली से डिस्कस की थी। तो आप उस न्यूज वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और सभी क्वेश्चंस का आंसर वहां पे जान सकते हैं। भारत में विरोध यानी प्रोटेस्ट और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए लागू प्रमुख कानूनों की विवेचना कीजिए। आप इसका आंसर 250 शब्दों में दीजिए। और इसके जो मेन की पॉइंट हैं वो इस प्रकार, आर्टिकल 19 सीआरपीसी की धारा 144 निषेधाज्ञा, सीआरपीसी की धारा 151 रोकथाम कानून गिरफ्तारी, आईपीसी की धारा 141, 149 अनलॉफुल असेंबली, इसके अलावा रेलवेज एक्ट 1989 रेलवेज ऑब्स्ट्रक्शन, पुलिस एक्ट 1861 पुलिस अधिकार। जो इसके मुख्य मुद्दे है वो प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसका उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि अन्य नागरिकों का मूवमेंट और राइट्स प्रभावित न हो, यानी उनके फंडामेंटल राइट प्रभावित न हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसान आंदोलनों में एमएसपी की भूमिका और उसकी कानूनी गारंटी के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में लिखिए। तो एमएसपी किसानों के लिए सुरक्षा कवर करता है, कानूनी गारंटी से एपीसी एमसी का प्रभार, सरकार का राजकोष से दबाव बढ़ता है, निजी व्यापारियों पर असर पड़ता है, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, रेल रोको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना और एमएसपी के कृषि मुद्दे उठाना। रेलवे ट्रक रोकने पर कौन सी धारा लगती है? 0 FIR क्या है? किसान आंदोलन किस संस्थान का सबसे अधिक असर करता है? इसके अलावा भारत में आपदा प्रबंधन के मुख्य कानूनी ढांचा कौन सा है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो इसका सही आंसर है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नीति आयोग उपाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर यानी PM होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो, भारत में आंधी तूफान और भारी बारिश की आधिकारिक चेतावनी कौन जारी करता है? CSIR, इसरो, IMD, NDMA। तो इसका सही आंसर है IMD यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम के बारे में पहले चेतावनी जारी करता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, NDRF किस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, IPC की धारा IPC 1860, सिविल डिफेंस एक्ट। तो इसका सही आंसर है DMA 2005 यानी B। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोमीटरोलॉजिकल डिजास्टर नहीं है? तो आंधी, भूकंप, भारी वर्षा, बाढ़। इसका सही आंसर है भूकंप। भूकंप है वो हाइड्रोमीटरोलॉजिकल डिजास्टर का एग्जाम्पल नहीं है। भूकंप से रोधी DDMA डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का प्रमुख कौन होता है? MLA, DM, SP कलेक्टर, SP पंचायत प्रमुख। तो इसका जो प्रमुख होता है जिलाधिकारी यानी DM होता है।
अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन में भारत में कौन सी तकनीकी उपयोग होती है? तो इसमें डोपलर वेदर रडार, एसएमएस अलर्ट, सैटेलाइट इमर्जी, इसके अलावा अंडर वाटर अकाउंटिस सेंसर्स। तो इसका सही विकल्प तीनों है, यानी 1, 2 और 3, 4 का गलत है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट यानी NCRMP किसके तहत होता है? तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नीति आयोग। तो इसका सही आंसर होगा गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि हमारा होम अफेयर मिनिस्टर कौन है, फिलहाल गृह मंत्री कौन है। अगला जो क्वेश्चन है, IMD द्वारा ऑरेंज अलर्ट का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर दें आप। कोई समस्या नहीं, गंभीर चेतावनी, बहुत उच्च स्तर का खतरा, सावधान रहें और तैयार रहें। तो इसका सही आंसर है बी प्रिपेयर्ड यानी तैयार रहें और सावधान रहें। अगला जो क्वेश्चन है वो आपदा के दौरान इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम यानी IRS किसके लिए उपयोग होता है? तो वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक समन्वय, वैज्ञानिक विश्लेषण, खाद्य वितरण। तो इसका सही आंसर है बी यानी प्रशासनिक समन्वय के लिए इसका यूज होता है। अगला जो क्वेश्चन है UPSC मेंस के लिए, यानी ये टॉपिक GS2 और GS3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे GS मेंस के लिए जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। आंधी तूफान जैसी आपदाएं केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक है, नीति चुनौतियों को भी उजागर करती हैं। तो आप इसका आंसर 250 शब्दों में दें और मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। भारत में आंधी तूफान बढ़ने से जलवायु परिवर्तन का संकेत है। ये आपदाएं केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं होती बल्कि प्रशासनिक क्षमताओं की भी परीक्षा लेती हैं और इससे देश के जो नीति नियंता होते हैं उनकी भी परीक्षा होती है। सबसे बड़ी चुनौती होती है अर्ली वार्निंग सिस्टम का मैनेज करना और उस लेवल पर न पहुंच पाना, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन प्रॉब्लम, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रिपेयर्डनेस होता है। इसके अलावा IM में जो डोपलर रडार सिस्टम होता है उसको इलाकों में चेतावनी समय पर नहीं पहुंच पाती। कई पहाड़ी इलाके, आदिवासी नेटवर्क या संचार की प्रॉब्लम होने की वजह से सूचना टाइम पे नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो तैयारी नहीं कर पाते। तो इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बावजूद NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या DDMA के बीच समन्वय कमजोर है। राजनीतिक स्तर पर राहत पैकेज निष्कर्ष यह निकलता है कि यह आपदाएं प्रशासनिक सुधार, क्लाइमेट रिलाइजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस की मांग करती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आंधी तूफान के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 150 शब्दों में आप कर सकते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार सामाजिक प्रभाव लोग बेघर हो जाते हैं, यानी क्या क्या इफेक्ट इससे पड़ते हैं। तो अस्पताल प्रभावित हो जाते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से बीमार व्यक्ति टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, उनकी डेथ पहले ही हो सकती है बिना इलाज की। बिजली पानी की व्यवस्था बाधित होती है, बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है। इसके अलावा पानी सारा पोल्यूटेड हो जाता है और अनेक स्वास्थ्य संबंधी जैसे हैजा मलेरिया जैसी रोग पनपते हैं। कमजोर वर्ग सबसे अधिक इससे प्रभावित होता है। आर्थिक प्रभाव पड़ता है, फसलों को नुकसान होता है, कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है और मिट्टी की उर्वरकता खराब होती है, औद्योगिक उत्पादन क्षमता कम होती है, लोगों का रोजगार छिन जाता है, रेल रोड बिजली संरचना क्षतिग्रस्त हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा खराब हो जाता है, लॉजिस्टिक समस्याएं आती हैं, महंगाई बढ़ती है। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है। यानी निष्कर्ष इसका भारत में आपदाएं विकास के लिए बड़ी बाधाएं हैं। भारत में अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है? तो 250 शब्दों में आप लिख सकते हैं। इसके जो मुख्य बिंदु है, डॉपलर रडार की संख्या बढ़ना, पंचायत स्तर पर अलर्ट सिस्टम, मल्टी हैजर्ड वार्निंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल अलर्ट, सोशल मीडिया और FM रेडियो, इन सब से हम सुधार कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा जो कोस्टल स्टेट में साइक्लोन शेल्टर्स
तो इससे संबंधित स्टेट पीसीएस और एससी और अदर एग्जाम के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस प्रकार हैं। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो जीवन और संपत्ति की रक्षा। एनडीए में किस मंत्रालय के तहत? गृह मंत्रालय के तहत। आंधी और तूफान किस प्रकार की आपदा है? हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर है। FEMA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो FEMA का फेमा का जो डोमेस्टिक प्राइस रेगुलेशन, पोस्ट ट्रांजैक्शन का नियंत्रण, इनकम टैक्सेशन, बैंकिंग मर्ज रेगुलेशन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। अगला जो क्वेश्चन है वो किस संस्था के पास कमोडिटी मार्केट्स को रेगुलेट करने का अधिकार है? डेरिवेटिव मार्केट्स को रेगुलेट करने का अधिकार है। तो इसमें RBI, सेबी, MCX और NSE। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर बी यानी सेबी। सेबी इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। भारतीय रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होने पर कौन सा प्रभाव हो सकता है? गोल्डन प्राइसेस। तो इसका बेटा ऑयल इम्पोर्टेंटेबिलिटी यानी ऑयल है वो काफी महंगा हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों मेंस के लिए, विदेशी मुद्रा भिन्नता भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती है। आप इसका विश्लेषण कीजिए। सोना निवेश के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है? वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के संदर्भ में चर्चा कीजिए। सेबी और फेमा जैसे नियम भारत की वित्तीय बाजार स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है आर्मी कमांडेंट कॉन्फ्रेंस किस मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित की जाती है? तो गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर है रक्षा मंत्रालय। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करना और पूरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, जो विदेशों से आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं, इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। निम्न में से कौन सा आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का प्रमुख एजेंडा है? तो इसका सही आंसर 1, 2 और 3 यानी सीमा प्रबंधन, सैन्य आधुनिकरण और सैनिक कल्याण, ये तीनों इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों भारत में ऑपरेशन रेडीनेस से क्या आश्रय है? तो सेना का युद्ध करना, उनको प्रशिक्षण देना और तैयारी के लिए तैनाती के लिए तैयार करना, युद्ध के लिए तैयार करना, प्रशिक्षण, हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग, ये सब चीजें इसमें आती हैं। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किस में से कौन सा नया सेक्टर महत्वपूर्ण होता जा रहा है? तो इसमें स्पेस, साइबर और इंफॉर्मेशन वारफेयर काफी इंपॉर्टेंट होते जा रही हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों मेंस से संबंधित, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना की रणनीतिक निर्णयों का नर्व सेंटर है। आप इसकी विवेचना करें। भारत की उत्तरी सीमाओं, चीन और पश्चिमी सीमाओं, पाकिस्तान की बदलती सुरक्षा चुनौतियां क्या है? इस पर आप आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप इस पे चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में रक्षा आधुनिकरण, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की चुनौतियां और अवसरों की चर्चा कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है हाइब्रिड वारफेयर और ड्रोन थ्रेट्स भारत के लिए नई चुनौतियां क्यों हैं? आर्मी कमांडर्स और कॉन्फ्रेंस इससे निपटने के लिए क्या दिशा देती हैं? अगला जो क्वेश्चन है सैनिक कल्याण, HR मैनेजमेंट और आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में विशेष ध्यान क्यों दिया जाता है? विस्तार से बताइए। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में आर्मी की भूमिका का मूल्यांकन करें। इन विषयों की समीक्षा कॉन्फ्रेंस में क्यों आवश्यक है? तो आप इन सब क्वेश्चन यानी इसके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन का आंसर आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं आप, तो डेली हर रोज 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करें, खुद अपने माइंड से लिखिए। अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन सही हो जाएंगे। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब प्रैक्टिस से ही अपना टैलेंट अचीव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है विश्व हीमोफीलिया दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है? रक्त के थक्के न बनने की आनुवंशिक विकार है ये। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया यानी WFH द्वारा। हीमोफीलिया रोग किस जीन से संबंधित है? तो X क्रोमोसोम से संबंधित है। हीमोफीलिया की मुख्य किस क्लोटिंग फैक्टर की कमी होती है? इसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9। 2006 में विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम क्या थी? 2026 में क्या है? तो इक्विटी इन एक्सेस
इंश्योरिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑल। इंटरनेशनल बैट एप्रिसिएशन डे किससे संबंधित है? तो चमगादड़ों की पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। चमगादड़ों का मुख्य पारिस्थितिक महत्व क्या है? 1, 2, 3 यानी पोलिनेशन, सीड डिस्पेरियल्स, इंसेक्ट कंट्रोल, ये सब इसके महत्व को बताते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में चमगादड़ किसके अंतर्गत संरक्षित वन्य जीव हैं? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन अभ्यारण्यों से मिलाकर बनाया गया है? तो राजाजी, मोतीचूर और चिल्का। ये हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके वो वीडियो देखें, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? शिवालिक हिल्स में। राजाजी टाइगर रिजर्व किस वर्ष घोषित किया गया था? 2015 में। इसका राजाजी नेशनल पार्क के प्रमुख रूप से कौन सा वन प्रकार पाया जाता है? साल वन। इसके अलावा निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण प्रजाति राजाजी नेशनल पार्क में पाई जाती है? तो इसमें 1, 2 और 3 यानी एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर और गोरेल, ये तीनों वहां पे पाई जाती हैं। राजाजी नेशनल पार्क किन किन नदियों के बेसिन में पड़ता है? तो गंगा, सोन और सुसवा। राजाजी नेशनल पार्क का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो श्री राजगोपालचारी के नाम पर यह रखा गया था। राजाजी नेशनल पार्क विशेष रूप से किस वन्य जीव के माइग्रेन कॉरिडोर के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है एशियाई हाथी। राजाजी नेशनल पार्क किस एक्ट के अंतर्गत आता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क का पारिस्थितिकी महत्व समझाइए। आप ये टिप्स हैं यहाँ पे ये जान सकते हैं। इसके अलावा मानव वन्य जीव संघर्ष में के संदर्भ में राजाजी एनपी का महत्व बताइए। हाथियों की बड़ी आबादी के कारण अक्सर गांव व किसानों के साथ संघर्ष होता है। रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे, 4 धाम मार्ग से मोर्टेलिटी बढ़ी है। यानी ये इसके पॉइंट डाल के आप इसका आंसर लिख सकते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व का गठन भारत की प्रोजेक्ट टाइगर योजना को कैसे मजबूत करता है? तो आप इसके लिए कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको इन्वॉल्व करते हुए उत्तर लिख सकते हैं। भारत में दूसरा बड़ा टाइगर लैंडस्केप तैयार हुआ है। टाइगर मूवमेंट के लिए सुरक्षित गलियारा है। शिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण और संरक्षण मॉडल बेहतर हुआ है। इससे वन्य जीव को काफी संरक्षण मिलता है, जिससे भारत के अंदर वन्य जीव संरक्षण करने में काफ़ी हेल्प मिली है। अनेक योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ है। राजाजी एनपी में पाए जाने वाले प्रमुख वन प्रकार और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सालवन, नमी वाले पर्वतीय वन, बड़ा कार्बन सिंक, मिश्रित पर्णपाती वन, विविध शाकभक्षी और शिकारी प्रजाति, निधि तटीय वन, गंगा बेसी जैव विविधता का मुख्य भाग है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन खतरों का सामना कर रहा है? समाधान सुझाइए। एलिफेंट कॉरिडोर के संदर्भ में राजाजी नेशनल पार्क का महत्व आप बताइए, समझाइए। तो इसका आंसर पॉइंट दे रखे हैं, आप लिख सकते हैं। भारत में तो दोस्तों अगर आप भी यूपीएससी में सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हर रोज 1 या 2 क्वेश्चन का आप जरूर डिस्कस करें जीएस से संबंधित, और कम से कम 10 या 15 जो प्री से रिलेटेड क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरे चैनल पर हर रोज जितनी भी न्यूज होती हैं तो एक वीडियो के अंदर मैं सारी जितने भी एडिटोरियल पेज होते हैं न्यूज़ एनालिसिस करती हूँ, और एक वीडियो में उससे संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उन सबका डिस्कशन किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और फीडबैक भी ज़रूर दे, कमेंट में बताएं। अगर अच्छी लगी है तो अच्छी बताएं और बुरी लगी है तो आप बुरी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, लेकिन फीडबैक आप ज़रूर दें जिससे मुझे भी पता चले कि मेरी क्या कमियां हैं और आपको भी कितना सीखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक और न्यू वीडियो में।